अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम। आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे देख सकेंगे। याद रखिएगा, इसमें डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, समटाइम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल्स के अंदर किस तरह अकोमोडेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है तकसीम कर देना। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। किसके अंदर? एटम्स के अंदर मौजूद शेल्स के अंदर। शेल्स के अंदर डेफिनेटली सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, जिन्हें हम सब शेल कहते हैं, और ऑर्बिटल्स भी होते हैं। हम इन सारों को इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम करने के लिए कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के किस तरह उन शेल, सब शेल या ऑर्बिटल्स तक फिल की है। उससे पहले ज़रा मैं कुछ बेसिक बातें आपसे करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि आप शेल, सब शेल और किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना चाहते हैं तो वो कितने कितने कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ज़रा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए फार्मूला है 2n²। 2n² का क्या मतलब है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपका फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1 है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं यहाँ 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर तीसरे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत होगी। तीसरे शेल के अंदर हम 3 की जगह n की जगह 3 इनपुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। फॉर थर्ड शेल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आएगी वो 18 आएगी, 18 आएगी। सो टेक्निकली ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अगर सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें जो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो होगा 2l + 1। अच्छा, अगर ये मैं फार्मूला लगाता हूँ तो l की वैल्यू 0 होती है s के लिए। तो अगर मैं 0 वैल्यू लगाता हूँ तो s में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 2। p में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 6। क्यों? p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो 2 × 1 + 1, 3 × 2 6। और अगर मैं d के लिए मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्यों? L की वैल्यू D सब शेल के लिए 2 होती है। तो 2 × 2 4 + 1 5, 5 × 2 10। And similar if you input the value of L of F सब शेल which means 3, तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आएगी F के लिए वो आएगी 14 इलेक्ट्रॉन, 14। ऑर्बिटल्स में कितने आते हैं? आप कहेंगे सर आपने बताया था ऑर्बिटल्स में गिनती नहीं करते, 2 ही आते हैं, बस इतने ही याद रखने हैं। तो ऑर्बिटल्स में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था बेस क्राइटेरिया कि आपका अगर शेल में मैं इनपुट कर रहा हूँ, सब शेल में इनपुट कर रहा हूँ तो वो कितने आएंगे। मैं सबसे पहले आपको रूल्स जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैं फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन लेवल करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रूल्स को स्टडी करते हैं, देन हम आगे चलेंगे। द फर्स्ट रूल इज विज़वाइजर रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपने जो अरेंज करने हैं सब शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो इस तरीके से करने हैं कि आपका n+l रूल की वैल्यू उस पे इस तरह अप्लाई हो कि कम वैल्यू वाले पहले आए, ज्यादा वैल्यू वाले बाद में आए। फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू आती है n+l में 1 तो वो पहले आएगा, 2 वाले आएंगे, फिर 3 वाले आएंगे, फिर 4 वाले आएंगे, फिर 5 वाले। यानी कि n+l की जो वैल्यूज हैं के मुताबिक आपने सब शेल अरेंज करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल सब शेल्स शुड बी अरेंज्ड इन अ वे, व्हाट वे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? n+l वैल्यू। अब आप कहेंगे सर इसके कोई एग्जांपल दें। देखें, मैं यहां पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूं और उस टेबल में मैं कुछ वैल्यूज लेता हूं, फिर उस वैल्यू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। n, l, n+l
और फिर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट लिखता हूँ उनकी। देखें, मैं अगर n की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ फॉर 1s, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 3d। ओके, स्टूडेंट्स 1s का मतलब ये है कि जो 1 है वो शेल है और s जो है वो सब शेल है। 1s का मतलब क्या है? जो फर्स्ट वैल्यू है इट इंडिकेट्स द शेल, s इंडिकेट द सब शेल। फॉर n इज इक्वल टू 1 है क्योंकि शेल तो 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर 2s शेल क्या होगा? 2, क्यों? 2 लिखा हुआ है, सेकंड शेल का है। 2p किसका है? सेकंड शेल का। 3s किसका है? थर्ड शेल का। 3p किसका है? थर्ड शेल का। 3d किसका है? थर्ड शेल का। 4s होता, फॉर एग्जाम्पल 4s होता तो वो यहाँ पे आ जाता 4। s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। इसके s के लिए क्या? अगेन 0। p के लिए क्या होती है? 1। s के लिए क्या होती है? 0। p के लिए क्या होती है? 1। d के लिए क्या होती है? 2। अब n प्लस l रूल लगाते हैं तो मेरे पास जो 1 प्लस 0 आया आंसर 1 2 3 3 4 5। नाउ देयर कम्स द अरेंजमेंट। पहली बात है, याद रखिएगा अगर दो सेम वैल्यूज आ जाएं, मसलन 2p और 3s की सेम वैल्यूज आई हैं, दोनों का n प्लस l की वैल्यू क्या है? 3 3। तो इन दैट केस आपने करना ये है कि आपने जो 2p है यानी कि छोटा शेल है उसको पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इक्वलेंसी आ जाती 5s में या और 4 के किसी ऑर्बिटल में, 4 के किसी सबशेल में, तो मैं 4 का सबशेल पहले लिखता फिर 5s लिखता। अभी मेरे पास 2p और 3s में इक्वलेंसी आ गई, इक्वल आ गई है वैल्यू n प्लस l की, तो जो छोटे शेल का सबशेल है वो पहले लिखना है फिर दूसरा लिखना है। तो यहां मैं लिखूंगा 1s, फिर लिखूंगा 2s, फिर लिखूंगा 2p, देखिए 2p पहले लिखा, फिर मैं लिखूंगा 3s, फिर लिखूंगा 3p, फिर लिखूंगा 3d। तो ये अरेंजमेंट हो गई इन पहले 5 शेल्स की, सब शेल्स की, पहले 5 सब शेल्स की। अब इसको कैसे करेंगे, मीन इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूं फॉर सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है। 1s में सबसे पहले फिल करते हैं 2 2 6। अब 11 में से 10 तो मैंने फिल कर दिए, एक रह गया वो मैं s में फिल कर दूंगा। सो मैंने अरेंज करना है n प्लस l रूल के मुताबिक, फिर फिलिंग स्टार्ट करनी है। सेकंड, ऑफ बो प्रिंसिपल। एक्चुअली ऑफ बो ना जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। अब बात यूं है कि ऑफ बो प्रिंसिपल सेज कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो आपने करना ये है कि पहले छोटे एनर्जी लेवल, कम एनर्जी लेवल को फिल करना है, फिर हायर एनर्जी लेवल को फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम के ये जो सबशेल वाले हैं ना, सबशेल ये जो 1s 2s 2p 3s है, जो क्या है एनर्जी सबशेल्स हैं, और मैं बनाता हूं, कहता हूं कि इनको इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू में करना है। देखें इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू वही है जो n प्लस l बता रही है। बात यूं है कि अगर मैं एनर्जी के हिसाब से, ये है एनर्जी, देखें पहले आता है 1s, तो उसका जो बॉक्स है मैं वो पहले बनाऊंगा। फिर आता है 2s, उसका बॉक्स उससे ऊपर बना रहा हूं, क्यों? इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वो कहता है कि जब आप एनर्जी सबशेल्स को या सबशेल्स को अरेंज कर रहे हो तो कम एनर्जी वाले सबशेल पहले लिखो, ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल बाद में लिखो। n प्लस l वो अरेंजमेंट दे चुका है। यहां पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p जो होता है ना 2p, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी के।
तो अगर मैं यहाँ एक बॉक्स बना के 2p लिख देता हूँ, तो उसकी बजाय मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं 3 बॉक्स बनाऊं, 2px, 2py, 2pz। क्यों? असल में उसमें एनर्जी लेवल तो सेम होता है, 2px, 2py, 2pz का। तो मेरे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो खाली 2p बना के 6 लिखने के बजाय मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सो एनर्जी लेवल इस तरह आया कि कम एनर्जी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो मेरी फीलिंग इस तरह होगी कि सबसे पहले 1s में आएगा, 2s में आएगा, 2p में आएगा। स्टूडेंट ये वही ऑर्डर है, इसको हम बाद में हम एक ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि अगर आप एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की इनपुट करते हैं, देखें 2s में, ये देखें मैं अगर दोबारा करूं से मैं यूज़ करता हूं इसके लिए, यानी कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए मैं बात करता हूं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए मैं लिखता हूं n+l रूल के मुताबिक जो छोटा सा हिस्सा लिखा है ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट का, वो छोटा सा हिस्सा लिखा है ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट का, वो मैं लिखता हूँ 1s2 2s2p। क्योंकि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं फिल हो जाने हैं। देखें 1s में जब मैं इलेक्ट्रॉन की इनपुट करता हूँ ना तो मैं 2 लिख देता हूँ। वो कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इनपुट करना चाहो तो वो इस तरह आएंगे कि एक की स्पिन अपवर्ड होगी, एक की स्पिन डाउनवर्ड होगी। उसकी वजह क्या है? पहली वजह तो ये है कि दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे सारे क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। दूसरी वजह, यानी कि ये आप यूं समझ लें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन नंबर 2 है कि नो इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल विल हैव ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ सेम वैल्यूज। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों चारों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं रख सकते। उनका पहला सेम हो सकता है, दूसरा सेम हो सकता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक सारी वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा। उसकी वजह क्या है? 1s में जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन की इनपुट करता हूं, अगर उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी तभी वो उसमें स्टेबल होंगे, अगर सेम स्पिन होगी तो रिपल्शन हो जाएगी उनकी। खैर समहाउ ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर मैं यही वाला कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई करूं तो मैं बड़े क्या नाम है जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है लाइक सोडियम वगैरह, उन पे भी अप्लाई करूंगा, नाइट्रोजन पे। अभी मैं चूंकि बेसिक रूल्स की एप्लीकेशंस कर रहा हूँ, लिहाजा हम बाद में इसकी तरफ चलते हैं। लास्ट रूल इज हुंड रूल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। हुंड रूल स्टेट्स कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, नाउ व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? सेम एनर्जी वाले। फॉर एग्जाम्पल P की बात की जाए तो P में PX, PY, PZ, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्यों? सारे सेम एनर्जी के हैं, लेकिन याद रखिएगा सेम शेल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। अगर मौजूद है तो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन टू बी प्लेस्ड, और अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, वो कहते हैं कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, खाली हैं, उनमें कैपेसिटी है, तो आप अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास एक ऐसा पॉली इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जब प्लेसमेंट करेंगे तो दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। तो उनको वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह नहीं ऐड करना कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने क्या किया, px में 2 लगा दिए, py में 1 लगा दिया, pz डीजेनरेट ऑर्बिटल खाली मौजूद था लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के 2pz में सेम स्पिन के साथ, सेम ऑर्बिटल में, सेम विद ऑपोजिट स्पिन के साथ रखने की बजाय, यानी कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में रखने की बजाय जो खाली डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें सेम स्पिन के साथ रख दें। यानी कि ये गलत है, मैं तो सही लिखता हूं 2px 2py 2pz। अब बात यूं है
कि दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैं यहाँ इनपुट करने के बजाय एक यहाँ करूंगा, एक यहाँ, एक यहाँ, सेम स्पिन के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन की मैंने इनपुट कर दी। अब इसको ना यूं समझे, एक घर है उसमें 3 मंजिलें हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई नीचे रहते हैं, एक भाई ऊपर रहता है, ऊपरली मंजिल खाली है। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है। जो 2 नीचे रहते हैं उनमें से एक की कोशिश होगी तीसरी मंजिल में चला जाए, ताकि सेपरेट सेपरेट मंजिलें एक घर की वो ऑक्यूपाई कर लें। उसकी वजह ये है कि रिपल्शन कम होगी, मिनिमम होगी। तो सेम आप यही रूल अगर अप्लाई करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि वो यहां से उठ के खाली डीजेनरेट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर ले, रादर देन कि वो एक ही ऑर्बिटल में 2 इकट्ठे रहे। हाँ, ये रूल तब अप्लाई होगा जब आपके पास खाली डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नाउ हम इस रूल की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट, 1s 2s 2px 2py 2pz। अब मैं इलेक्ट्रॉन इनपुट करता हूं, 7 है, 7 में से 2 आ गए इधर। इसमें ऑपोजिट स्पिन में क्यों लगाया? इसके अलावा कोई ऑर्बिटल डीजेनरेट अवेलेबल नहीं है, और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। 1s के अंदर 2 आ गए, 2 आ गए ना, 4 हो गए, 3 रह गए। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लगाने, अगर तो मैं 2 इसमें लिख के 1 इसमें लिख दूंगा और इसे खाली छोड़ दूंगा, वो गलत होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरह अलग अलग ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। आप ऐसा करें, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए अगेन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब मैं इनकी इनपुट करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन से, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 बच गए, 4 में से एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये। नाउ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अब वो क्या करेगा? किसी एक में से 2px के साथ बना लेगा पेयर, और वो ऑपोजिट स्पिन से आएगा। अब सेम स्पिन से नहीं आ सकता। तो अपेरेंटली मेरे पास अगर खाली जगह मौजूद थी तो मैंने इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप करने के बजाय उधर लगा दिया, और मैंने 2py में 2 लगाने के बजाय 2py का एक इधर लगा दिया, ये पेयर ही मौजूद रहेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट, ये रूल्स जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि ये जो ये अरेंजमेंट है, अब हम n+l रूल लगा के तो नहीं याद कर पाएंगे ना। तो इस अरेंजमेंट को याद करने का तरीका क्या है, हम लिख कैसे सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला हिस्सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं ये इस्तेमाल कर सकूँ। स्टूडेंट्स, अब हम ना इन 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये ना मैंने चूज़ किए हैं टेबल के अंदर से, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो मैं समझता हूँ आपको बताना ज़रूरी है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। ये मुझे याद करना एक बड़ा मुश्किल काम है, और आपके लिए भी डेफिनेटली। अगर मैंने 4s तक जाना है या 5s तक जाना है तो मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इसको याद करना। तो कोई ट्रिक है? एक ट्रिक है, ये हम यकीनन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हमने करना यूं है कि मैं आपको उर्दू में लिख के बताता हूँ, आपने इसे याद करना है। स्कूल, स्कूल यानी कि पहले आएगा S, फिर आएगा S, ठीक है? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, देखें, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 2 दफा स्कूल आया, 2 दफा पब्लिक स्कूल आया। डिविजनल, पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा लिखना आपने डिविजनल, पब्लिक स्कूल। अब मैं आपको इसको अरेंज करके बताऊंगा। मैंने SS
लिख के आपको समझा दिया मैंने। स्कूल स्कूल का मतलब क्या लेना है, इसी तरह इनका भी एक मतलब लूंगा। फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, अगेन फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, यानी कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, 2 दफा बोलना है। तीसरी दफा फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, यानी कि ये सेम चलेगा। अब देखिए मैं इसको अरेंजमेंट बताता हूं आपको। स्कूल स्कूल SS, पब्लिक स्कूल PS, पब्लिक स्कूल PS, फिर मैं यहां क्या लिखूंगा PS, फिर क्या लिखूंगा PS। ओके, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर क्या लिखूंगा डिविजनल पब्लिक स्कूल। मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह लाइन लगा लूं सो डैट मिक्स ना हो यार। फिर आएगा फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। हमारे अभी रिक्वायरमेंट इससे भी कम है, लेकिन मैंने आपको यहां तक करवा दिया है। अगर आप चाहें तो इसके आगे फिर दोबारा लिख सकते हैं FDPS। अब देखें S कहां से शुरू होता है, पहले शेल से, तो लिखूंगा 1, दूसरा S क्या होगा 2, तीसरा S क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये मेरे S आ गए। अब आप मुझे बताएं P कहां से शुरू होता है। आप कहेंगे सर P शुरू होता है आपका सेकंड शेल से, 1 में तो होता ही नहीं ना P सब शेल, तो यहां पे लिखूंगा 2, 3, आगे बढ़ाता जाऊंगा 4, 5, 6। डी कहां से शुरू होता है। आप कहेंगे सर D एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड सब शेल, थर्ड शेल के अंदर D स्टार्ट होता है। पहले में तो होता ही नहीं ना D, ना दूसरे में होता है, तीसरे में D आता है। तो 3, 4, 5। नाउ F कहां से शुरू होता है, F शुरू होता है 4 से, तो अगेन 4। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली उस अरेंजमेंट में लिखा जिसमें मुझे आसानी से याद हो जाए। अरेंजमेंट क्या थी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। मैंने उस हिसाब से इसको लिखा और इसकी नंबरिंग लगा दी। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपने इसी तरीके से करना है। S 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 5 6, P सेकंड से शुरू होता है 2 3 4 5 6, इसमें 1 आता ही नहीं। फिर D शुड स्टार्ट फ्रॉम 3 4 5 एंड अगर आता आगे 6, एंड देन F शुरू होता है 4 से, 4 शेल से। अब इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं इस जगह पे। याद रखिएगा जो आखिरी शेल के अंदर सब शेल होगा उसको आपने ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखना है। मसलन किसी के इलेक्ट्रॉन आते हैं 2p के अंदर आखिरी, तो आपने उसे 2p लिख के ऊपर 3 या 4 नहीं लिख देना, आपने 2p को एक्सपेंड करके ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखना है। मैं एल्यूमिनियम को करके बताता हूं आपको कि इसको किस तरह लिखना है, आपने भी उसी तरह करना है। एल्यूमिनियम का लिखूंगा स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं 1 2 3। अच्छा ये कहां से शुरू होगा 2 3, अच्छा ये 1 2 3 4। मैंने अब यहां तक क्यों लिखी है, इलेक्ट्रॉन ही थोड़े से, इतनी जरूरत ही नहीं मुझे। अच्छा 2 आप ऑपोजिट स्पिन से बनाएंगे। अगर मैं सब शेल तक जाने की कोशिश करूंगा, अभी मैं चूंकि जनरल लिख रहा हूं 2 6, कितने हो गए 10 हो गए, पीछे कितने बच गए 3, 2 इसमें आ गया, 1 P में आ गया। अगर आप इस तरह लिखाते हैं, देखें है सही है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर आ रहा है उस सबशेल को आपने प्रॉपर्ली एक्सपेंड करके लिखना है। यानी कि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2
अब ये जो 3p है ना, इसको मैंने यूं लिखना है क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 3px 3py 3pz। तो इसमें आया एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पिन के साथ। देखिए जब मैंने ऑर्बिटल्स तक पहुंचा तो मैं स्पिन वाली वैल्यूज के साथ लिख रहा हूं, 2 3 4 1 नहीं लिख रहा। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोरीन पे। अगेन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। कितने का फर्क है इसमें? 5 का फर्क है। तो अपेरेंटली जो क्लोरीन के होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो पी के अंदर आएंगे। तो मैं पी को एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ। आपको डेफिनेटली अंदाजा तब होगा जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत दफ़ा करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी। अच्छा, फिर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले मैं ज़रा लिख लूँ इसकी पूरी। 1 2 3। देखिए यूज़ इसका कुछ हिस्सा हो रहा है, मैंने आपको ज़रा डिटेल में करवा दिया है। 2 3। नाउ मेरे आखिरी इलेक्ट्रॉन चेक करता हूँ कहाँ पे आते हैं। 2 2 6 2। अब मेरे पास कितने बच गए? देखें ये टोटल हो गए 12, 5 बच गए। तो इसका मतलब 3p को मुझे एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि सारे बाकी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं। 3px 3py 3pz। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह इनपुट करेंगे? 1 2 3 4 5। क्यों? अब मैंने उसे ऑर्बिटल्स तक ले गया हूं तो मैं स्पिन्स के साथ लिखूंगा, सादा नहीं लिखूंगा। तो इससे इधर तक जाना है तो ये मैं अल्टीमेटली लिख रहा हूं क्रोमियम। नो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस। ये आप अगर कोशिश करेंगे ना सादे तरीके से तो मुश्किल हो जाएगा। मैं ज़रा इसको ऐसा करता हूँ, एरो डाल के यहाँ लिख लेता हूँ, करो जिंक की इससे नीचे लिख लूँगा। स्कूल स्कूल। देखें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें क्लोरीन से, बहुत ज़्यादा। तो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या आएगा? डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगेन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब मुझे कैसे अंदाजा हुआ 3d तक है? क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ है कि 3d पे आके खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जरूरी नहीं अंदाजा हो, आप लिख लें इससे आगे, आप लिख लें इससे आगे जो आएगा। देखें 3d के बाद क्या आता है? 4p। आप यहाँ 4p लिख सकते हैं, हरगिज मना नहीं है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं आना। मुझे तो प्रैक्टिस से अंदाजा हो गया। 2 2 6 2 6 2। नाउ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 24। मैंने अभी जो इनपुट की है ना वो 20 की है, इसमें 4 आने चाहिए। ठीक है, और पहली बात है ये आखिरी सब शेल है तो इसको तो मुझे एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूं 3dxy 3d, ये किसी और कलर से लिख लेता हूं मिक्स ना हो। 3dxz 3dyz 3d x square minus y square, लास्ट 3dz square। ना 4 इलेक्ट्रॉन में d सब शेल में ऐड करता हूं, हर एक में 1 आएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा एक बात, डी शेल रखने वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी कोशिश होती है हम डी शेल को प्रेफरेंस दें, उसको या हाफ फील्ड कर लें या कंप्लीट फील्ड कर लें। बेशक एस से इलेक्ट्रॉन छीनना पड़े, बेशक एस से इलेक्ट्रॉन छीनना पड़े। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। अगर उनके 10 एस से इलेक्ट्रॉन छीन के पूरे होते हैं वो 10 पहले डी के करेंगे, फिर एस को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर उनके 4 हैं तो वो 5 पहले डी में लाएंगे, फिर वो एस को इलेक्ट्रॉन देंगे। आप ये चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर में जाके सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय दिस थिंग,
तो आप उसको वहां जाके डिटेल में पढ़ लेंगे। बस याद रखिएगा जो ट्रांजिशन मेटल्स का डी सब शेल है, या उसमें 5 आएंगे या उसमें 10 आएंगे अगर पॉसिबल है तो। 3, 2, 1 तो 9, 8 आते रहेंगे, लेकिन अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन छीन के 5 या 10 किए जा सकते हैं तो वो फटाफट छीन लेंगे। देखें अब 4s के पास यानी कि 3d से पीछे क्या था 4s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे। वो 4s को क्या कहेंगे कि भाई हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम आपसे छीन लें तो हमारी स्टेबिलिटी किसी हद तक अटेन हो सकती है या हमारे लिए ज्यादा अच्छा वो है। तो 4s को एक इलेक्ट्रॉन रहने देंगे, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, और जो 3d वाले हैं वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने अंदर फिल कर लेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई हमारे पास, जो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बन गई 2 2 6 2 6 1। अब आपको समझ आ गया होगा 1 क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने 5 पूरे कर लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 9 होते फिर भी वो 4s से लेके 10 पूरे कर लेते, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि वो डी सब शेल को प्रेफरेंस दें, उसे यहाँ हाफ फिल्ड कर लें या फुल फिल्ड कर लें अगर पॉसिबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ये नहीं है कि 4s से पीछे चले जाएंगे और खींच के 4 पूरे कर लेंगे, बस वो 4s को छेड़ेंगे, उससे एक लेंगे या दें, उससे एक लेंगे अपने पूरे करने की कोशिश करेंगे। नाउ जिंक इज ईजियर फॉर यू, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक था। एक और भी है एलिमेंट जिसमें 10 पूरे होते हैं 4s से एक लेके, बट समहाउ आपको कॉन्सेप्ट समझना था, वो आई होप समझ आ गया। जिंक 1s2 2s2 2p6। मैं क्यों पूरा करते जा रहा हूँ, जिंक असल में ना नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो डी में पूरे होते हैं। वैसे ही वो पता लग रहा है 24 में 6 ऐड करोगे तो ये सारा भर जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है इस हिस्से में। 3s2 3p6 4s2। नाउ 3d के अंदर 10 आएंगे, क्यों 10 10 10 30 30 टोटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3dxy, क्योंकि आखिरी है तो इसमें 3dxz 3dyz 3dx² माइनस y² 3dz²। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाए जाते हैं, 1 2 1 2 1 2, ऑपोजिट स्पिन आ ही नहीं सकते, क्यों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेम स्पिन के साथ आप दे ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टूडेंट्स मेरा मशवरा है आपको कि इस तरह के काफ़ी बेहतरीन किस्म के बुक के अंदर केसेस गिवन है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आसानी से कर लेंगे। बट याद रखिएगा स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इस तरह लिखने से, याद करने से वो जो आपका n+l रूल है, जो ऑफबो प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो सारे अप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ हुंड रूल को आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिरी सब शेल के अंदर जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इनपुट करो तो देखें अगर तो डीजनरेट ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दें। स्टूडेंट अब हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज आपको एंट्री टेस्ट में भी हेल्प करेंगे और इन एमसीक्यूज से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ प्रिंसिपल यानी कि n और एजीम्यूशल क्वांटम नंबर यानी कि l। तो अब हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है n+l का सम फॉर अ सर्टेन ऑर्बिट इज 4 की वैल्यू 4 है, ऑर्बिट में भी इनमें से कौन सा वो ऑर्बिट हो सकता है। देखें अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त पार्ट है कि हम n+l रूल पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हमने सिर्फ ये जस्टिफाई करना है कि n+l रूल के मुताबिक हमारा जो वैल्यू है वो 4 किसके लिए आएगी इनमें से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा n+l रूल में n की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका शेल कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक रैंडम वैल्यू उठा लूँ, 3p उठा लूँ, तो 3p में जो 3 का साथ p लिखा है उसमें वो जो ये 3 वाला पोर्शन है ये एक्चुअली n की वैल्यू है, और p वाला जो पोर्शन है ये असल में सब शेल की वैल्यू है।
सबशेल की वैल्यू एजीम्यूसल क्वांटम नंबर यानी कि एल से पता लगती है। एल की वैल्यू 0 होती है फॉर एस, एल की वैल्यू 1 होती है फॉर पी, एल की वैल्यू 2 होती है फॉर डी और एल की वैल्यू 3 होती है फॉर एफ। नाउ अगर मैं 3p की बात करूं, 3p की, तो ये होनी चाहिए 3 + 1, ठीक है। 3d होनी चाहिए 3 + 2, 3s होनी चाहिए 3 + 0। क्यों? s की वैल्यू l यानी कि एजीम्यूसल को डिनोट करती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। 4p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 + 1। सो इसका आंसर 4p का आता है 5, 3s का आता है 3, 3d का आता है 5, तो 3p शुड बी द आंसर। तो मैं यहाँ जो आंसर लगाऊंगा फर्स्ट MCQ का वो 3p लगाऊंगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। नाउ आई होप स्टूडेंट आप n+l रूल डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सम ऑफ प्रिंसिपल एजीम्यूसल क्वांटम नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सीइंग द वैल्यू लाइक 3s 4p etc. Now let's move on towards the next MCQ. Which of the following subshell has the greatest energy according to Aufbau principle? Greatest energy उसकी ज़्यादा होती है जिसकी n+l वैल्यू हाईएस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुकाबला करना चाहता हूँ 3s और 3p का, तो 3s की वैल्यू होगी 3 + 0, 3p की वैल्यू होगी 3 + 1, तो ये होगी 3, ये होगी 4। जिसकी n+l वैल्यू बड़ी है वो हायर एनर्जी पे है, जिसकी n+l वैल्यू छोटी है वो लोअर एनर्जी पे है। तो मैं इन सारों की n+l वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा इनमें हाईएस्ट एनर्जी वाला, ग्रेटेस्ट एनर्जी वाली कौन सी वैल्यू है। 4 + 1 हो गया, p के लिए वैल्यू 1 होती है, 4 + 0 हो गया। ये 4 + d के लिए याद करें स्टूडेंट्स 2 होती है, और 3s के लिए 3 + 0 होती है। सो द हाईएस्ट वैल्यू अपीयर्स टू बी हैविंग फॉर c, क्योंकि उसका जो एजीम्यूसल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n+l रूल लगाया जाए तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 6 आती है हाईएस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा 4d, ये हाईएस्ट होगी। लोवेस्ट कौन सी होगी? 3s। क्यों? उधर वैल्यू सबसे कम आ रही है, 3 आ रही है, लोएस्ट वैल्यू आ रही है। सो 3s वाली वैल्यू लोएस्ट होगी, 4d वाली वैल्यू हाईएस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ऑफबो के मुताबिक 4d को एंड पे आना चाहिए अगर इनको अरेंज किया जाए, और 3s को पहले आना चाहिए अगर इनको अरेंज किया जाए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिमूव दिस एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज 1s2, 2s2, 2p3। देखें अब ये एक सिंपल सी टर्म्स हैं, 1s2, 2s2 और 2p3। अब 2p3 का क्या मतलब है कि 2 के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz, और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या रोटेशन से शो कर सकता हूँ, लाइक दिस एरो। मैं 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह शो करूँगा। मैंने अभी एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया, तो 1 लगाने के बजाय मैंने एरो लगा दिया। स्टूडेंट ये बन गया आपके पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लैदा पाए जाते हैं। क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, तो मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह लिखने की बजाय कि मैं उनको लिखूं कि 2px में 2 है, 2py में 1 है और 2pz में 0 है, इस तरह लिखने की बजाय डीजेनरेट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से मैंने क्या किया, ये जो खाली ऑर्बिटल था इसकी अंदर एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, लिहाजा मेरे पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मेरा आंसर होगा 3। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है अब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और आपको पता लग गया होगा कि डी सबशेल किस तरह का बिहेव करेगा अगर उसमें 4 या 9 इलेक्ट्रॉन्स हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।